सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम साइक्लोट्रॉन टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके संरचना तक पढ़ लिया था। देखिएगा, हमने इसकी संरचना पढ़ ली थी और इसकी कार्यप्रणाली में हमने इस डायग्राम का अध्ययन भी कर लिया था। डायग्राम में यहाँ तक अध्ययन कर लेने के पश्चात मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैंने माना कि किसी समय वो जो प्रोटॉन है या अल्फ़ा कण है या ड्यूट्रॉन है वो दोनों डीज के बीच में यहाँ पर है। ठीक उसी समय जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है उसका मैंने माना ये सिरा नेगेटिव और ये सिरा पॉजिटिव है। क्लियर? इस वजह से ये जो प्रोटॉन है वो तेज़ी से इस D2 कक्षक में प्रवेश करता है क्योंकि D2 कक्षक नेगेटिव है। जब ये अर्धवर्त को पूरा करके वापस यहाँ इस गैप में आता है तो उसी समय ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है। अर्थात पहले ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव के होते ही अब ये प्रोटॉन जो है वो तेज़ी से इस D1 कक्षक में प्रवेश करता है और फिर अपना अर्धवर्त पूरा करता है। चूँकि अर्धवर्त को पूरा करने में T/2 समय लगता है, क्योंकि पूरे वर्त को पूरा करने में लगने वाले समय को हम आवर्तकाल कैपिटल T कहते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि आधा वर्त ही तय कर रहा है, देखो यहाँ पर इतना वर्त तय करके यहाँ पहुँचा था, इसलिए ये T/2 समय पश्चात का ये डायग्राम है और ये किसी समय T का डायग्राम है। आगे बढ़ता हूँ मैं। माना किसी समय कक्षक D1 धनात्मक, वही बातें जो हमने समझी थी वो लिख रखी है यहाँ पे, तथा कक्षक D2 ऋणात्मक है। इस समय धन आवेशित कण दोनों कक्षकों के बीच में उपस्थित है। तब यह धन आवेशित कण तेजी से D2 कक्षक में प्रवेश करेगा और अपना अर्धवर्त पूरा करके जब वापस इन कक्षकों के मध्य आता है तो D1 व D2 की ध्रुवता बदल जाती है। अब D2 धनात्मक तथा D1 ऋणात्मक हो जाता है, जिससे धन आवेश तेजी से D1 में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक बार आवेश पर वर्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती रहती है, जिससे आवेश की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती रहती है। जब आवेश एक निश्चित ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तो उसे साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लेते हैं। इस सब के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी। अब इसकी हम बात करते हैं गणितीय विवेचना की। गणितीय विवेचना देखिएगा बहुत ही सिंपल है, हमने ऐसा पहले भी पढ़ रखा है, वो यहाँ रिपीट हो रही है दोबारा। देखिएगा, वर्ताकार पथ में किसी आवेश के गति करने के लिए यह आवश्यक होता है कि अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल। जैसा हमने पहले भी ये जिक्र कर लिया था कि अगर कोई आवेश वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता हो। अर्थात mv²/r बराबर क्या हो जाएगा? Q, V और B। क्लियर? या V से V काट दें हम, mv/r बराबर QB और R बराबर हो गया mv/QB, समीकरण नंबर 1। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली थी ऐसी, फिर हम इसको पढ़ रहे हैं। समीकरण 1 आवेश के वर्ताकार पथ की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब समीकरण 1 से V बराबर क्या हो जाएगा? QBr/m। V बराबर हो गया QBr/m और इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। ये किसका वेग है? उस धन आवेशित कण का वेग है। तो देखो, समीकरण 2 वर्ताकार पथ में आवेश के वेग को प्रदर्शित करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आवेश का आवर्तकाल T बराबर होता है 2πr/v, जो हमारा पढ़ा हुआ है पहले का।
समीकरण 1 का मान रखने पर 2 पाई अपॉन वी ऐसे के ऐसे रह गया, आर की जगह लिख दिया मैंने एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, या टी बराबर हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, वी से वी कट गए यहाँ पे, तो टी बराबर हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और ये है समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 आवेश के आवर्तकाल को प्रदर्शित करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पंखा चल रहा था, हो सकता है उसे डिस्टर्ब हो रहा हो वीडियो में, तो मैंने इसको बंद किया है, देखते हैं कोई फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है इसका। अर्धवर्त को पार करने में लिया जाने वाला समय होगा। देखो अर्धवर्त है, पूरे वर्त को पार करने में लिया गया समय कैपिटल टी होता है, तो अर्धवर्त को पार करने में लिया गया जो समय है वो उस पूरे समय के आधे के बराबर होगा, अर्थात स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी बटे 2 होगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में जो कैपिटल टी की वैल्यू है वो हम यहाँ रख रहे हैं, तो स्मॉल टी बराबर हो जाएगा 1/2, और ये हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 से 2 कट जाएगा, और स्मॉल टी बराबर हो गया पाई एम अपॉन क्यू बी। ये क्या है, अर्धवर्त को पार करने में लिया गया समय है। आवेश की आवृत्ति होगी, आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था, फिर रिपीट हो रहा है केवल यहाँ पर। तो ये हो जाएगा n बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, क्योंकि n बराबर 1/t। समीकरण 3 से जब हम t का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा बराबर 2 पाई एन, अर्थात ये जो आवृत्ति n है इसको जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोणीय आवृत्ति प्राप्त होती है। तो समीकरण 5 से ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई एन, और ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई गुणा n की जगह क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, या ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन एम, ये m आएगा, क्यू बी अपॉन एम, समीकरण 6। और समीकरण 6 जो है वो कोणीय आवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है। अगला टॉपिक नहीं, इसी का हिस्सा है, मतलब साइक्लोट्रॉन का हिस्सा चल रहा है अभी तक, अगला टॉपिक नहीं है। कण की गतिज ऊर्जा होगी। कण की गतिज ऊर्जा ई के से बन रहा है काइनेटिक, कैपिटल ई से बन रहा है एनर्जी, अर्थात काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। ये आपका पहले का पढ़ा हुआ सूत्र है कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। समीकरण 2 से ई के बराबर 1/2 की जगह 1/2, m की जगह m, और v की जगह हो गया क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर, क्योंकि v की वैल्यू हमने पिछले इसी टॉपिक में पहले निकाली थी, क्यू बी आर अपॉन एम, जो कि समीकरण 2 में दे रखी थी, वो वैल्यू जब यहाँ रखी है तो क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बनेगा ये, तो 1m से 1m कट जाएगा और यहाँ 1m बच गया। पहला काम, 2 नीचे था तो यहाँ भी 2 नीचे ही रहेगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और आर स्क्वायर, और ये है समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 आवेश की गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये जो समीकरण 7 है, जो आवेश हम यहाँ काम ले रहे हैं, जो आवेश यहाँ, जिस आवेश को हम त्वरित वेग प्रदान कर रहे हैं, ये उसकी गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। जब कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या उसके डीज की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर हो जाए, मतलब कि जो डीज बना हुआ था उसमें, जैसे ऐसा डीज बना हुआ था, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ताकार पथ की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो इसका मतलब अब उससे ज़्यादा आवेश अपने वर्ताकार पथ की त्रिज्या को नहीं रख सकता, अर्थात वो उस आवेश के वर्ताकार पथ की मैक्सिमम त्रिज्या है। तो इस पोजीशन में क्या हो जाएगा कि जब कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या डीज की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो आवेश अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो, स्मॉल आर कहाँ से, ये स्मॉल आर,
स्मॉल आर आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस स्मॉल आर की जगह अगर कैपिटल आर हो जाए, जो कैपिटल आर क्या है, डीज की त्रिज्या है। क्या है? डीज की त्रिज्या है। अगर ऐसा हो जाए तो उस पोजीशन में ई के की जो वैल्यू है वो अधिकतम हो जाएगी, अर्थात ई के बराबर मैक्सिमम ई के। इसको एक्स दिख रहा है यहाँ पर, इसको ई के कर दो, मैक्सिमम ई के, या फिर मैक्सिमम ई के इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2m, समीकरण नंबर 8। ये अधिकतम इसकी गतिज ऊर्जा हो गई है। जब आवेश अर्धवर्त को पार करता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा QV होगी। पहली बात कि जब जो आवेश है वो अर्धवर्त को पार करता है, अर्धवर्त का मतलब जो डीज का एक डीज है उसको पार करता है, तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या रहेगी? QV रहेगी। क्या रहेगी? QV। ये अब QV ऊर्जा आई कहाँ से? देखो V बराबर W/Q होता है ना, तो W बराबर क्या हो गया? QV, है ना। और किया गया यही कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के, तो U बराबर क्या हो गया? QV। इसका मतलब जब किसी Q आवेश पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा हो जाती है QV। क्लियर? तो पूरा चक्कर लगाने में अर्जित की गई ऊर्जा 2QV होगी, मतलब आधे वर्त में तो QV है तो पूरे वर्त में क्या हो जाएगी? 2QV होगी। इस प्रकार यदि आवेश कैपिटल N चक्कर लगाए तो उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा होगी, उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा होगी, और वो हो जाएगी आपका, देखो एक चक्कर में 2QV थी, अगर 2 चक्कर होते तो 2QV को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 चक्कर लगाएगा तो 3 से गुणा कर देंगे, लेकिन अगर n चक्कर लगाए तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे? n से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2QV गुणा में n। क्या है ये? मैक्सिमम ई के है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है। क्लियर? अब ये भी मैक्सिमम ई के है, ये भी मैक्सिमम ई के है, दोनों को बराबर रख दीजिए आप, तो ये लाइन बन जाएगी 2QV गुणा n इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। इसको अगर हम सोल्व कर दें तो n बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, तो ऐसे के ऐसे मैंने उतार दिया है, और ये हो जाएगा 2Q और V, 2Q और V। जो कटे उसको काट दीजिएगा, Q से Q कट जाएगा, सिर्फ एक ही क्वांटिटी कटेगी, नीचे क्या बच जाएगा? 4, फिर M और V, और यहाँ बच जाएगा ऊपर Q B स्क्वायर और R स्क्वायर, और ये हो जाएगा N बराबर हो जाएगा 20Q B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 4mV। ये हो गया अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लगाए गए चक्करों की संख्या, किसके द्वारा? धन आवेशित कण के द्वारा। क्लियर? ये इसके टॉपिक हुआ। अगला टॉपिक है इसी का हिस्सा है जो साइक्लोट्रॉन के सीमा बंधन। साइक्लोट्रॉन की कमियां क्या क्या है? मतलब साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम किसी भारी धनावेशित कण को क्या कर सकते हैं? भारी धनावेशित कण को त्वरित करा सकते हैं, ये इसका फायदा है। लेकिन कमी क्या है, वो कमी को समझो। साइक्लोट्रॉन की सहायता से केवल भारी धनावेशित कणों को ही त्वरित गति प्रदान की जा सकती है। सबसे पहली बात, हल्के कणों को नहीं, हल्के जो कण होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हल्के कणों पर द्रव्यमान की सापेक्षिकता का सिद्धांत लागू हो जाता है। सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आप इतना ही ध्यान रखें कि ये सिद्धांत ऐसे बताता है कि जब किसी कण का वेग बहुत ज़्यादा हो जाए, प्रकाश के वेग की कोटि का हो जाए, तो उसका द्रव्यमान वेरिएशन करने लग जाता है, अर्थात उसका द्रव्यमान बदल जाता है। तो जब हल्का कण होता है तो उसमें जो द्रव्यमान का वेरिएशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब हल्का कण हम यहाँ काम में लेंगे तो हल्के कण को जब अधिक स्पीड प्रदान कर देते हैं तो उसमें द्रव्यमान की सापेक्षिकता का सिद्धांत लागू हो जाता है, जिससे उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसलिए जब उसे त्वरित करवाते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर? द्रव्यमान बढ़ जाता है तो द्रव्यमान की सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसमें द्रव्यमान m बराबर होता है m0/√1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्लियर? यहाँ m0 क्या है? विराम अवस्था में आवेश का द्रव्यमान है, और v क्या है? आवेश का वेग है। c क्या है? प्रकाश का वेग है,
और m क्या है, आवेश का द्रव्यमान है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग करते हैं। ये तो इसका पहला था, मतलब पहले पॉइंट में तो हमने क्या बताया कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से केवल भारी धनावेशित कणों को ही आवेशित किया जा सकता है, हल्के कणों को नहीं। पहली बात तो हमने ये बात की थी। क्लियर। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को, अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें बताया कि हल्के कण, हल्का कण क्या है यहाँ पर, हल्के कण का उदाहरण है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके सहायता से, साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करवा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की सापेक्षिकता का सिद्धांत लागू हो जाता है, जिससे उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये बात हमने पढ़ ली। अब बात आती है कि तो फिर इलेक्ट्रॉन को यूं अगर हमें त्वरित करवाना हो तो हम कौन से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उपकरण है इलेक्ट्रॉन को त्वरित करवाने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग करते हैं। नंबर 1 पॉइंट में चल रहे हैं हम यहाँ तक। क्लियर। नंबर दूसरा पॉइंट है साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कण। अनावेशित कण का मतलब ऐसे कण जिन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, जैसे न्यूट्रॉन। हम जानते हैं प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से जो अनावेशित कण है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, को त्वरित नहीं कराया जा सकता। इसका कारण है क्योंकि इसके अंदर वहाँ जो D1 D2 जो कक्षक थे, उनमें उन D1 D2 के प्लस या माइनस होने के हिसाब से ही वो धन आवेशित कण उसमें तेज़ी से प्रवेश कर रहा था। लेकिन अगर वो धन आवेशित कण नहीं हो, न्यूट्रॉन हो जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता हो, तो फिर वो डीज में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग न्यूट्रॉन को त्वरित करवाने में नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक, साइक्लोट्रॉन के उपयोग। साइक्लोट्रॉन के उपयोग भी 3 उपयोग हैं। एक दो बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, तो देखिए आप। साइक्लोट्रॉन से प्राप्त त्वरित आवेशों को किसी पदार्थ की नाभिकों से टक्कर करवाकर उसकी नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संरचना का पता लगाया जाता है। पहली बात, प्लस साइक्लोट्रॉन की सहायता से क्या करते हैं हम कि नाभिकों से टक्कर करो, मतलब साइक्लोट्रॉन से हम पहले तो त्वरित वेग वाले प्रोटॉन प्राप्त करते हैं या अल्फा कण प्राप्त करते हैं, फिर उनको किसी पदार्थ के नाभिकों से टक्कर करते हैं। टक्कर करने पर वो प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित हो किस डिग्री पर प्रकीर्णित होते हैं, जिससे उसकी नाभिकीय संरचना का पता लगता है। कोई नया पदार्थ अगर खोजें तो उसकी नाभिकीय स्ट्रक्चर कैसी है, उसके लिए साइक्लोट्रॉन से त्वरित आवेश प्राप्त करते हैं और फिर उनकी टक्कर करवाते हैं। नंबर 2, इससे प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण या प्रोटॉन को अन्य पदार्थों की नाभिकों पर आपतित करवाकर नए पदार्थ संश्लेषित किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से उच्च गति वाले अल्फा कण या प्रोटॉन प्राप्त करते हैं। फिर जब इन कणों की बौछार किसी अन्य पदार्थ की नाभिकों पर करते हैं, तो ये कण उन नाभिकों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वो नाभिक ही बदल जाती है। वो किस पदार्थ की नाभिक है, वो दूसरे पदार्थ की नाभिक बन जाती है। ठीक, अगर मान लो किसी में 26 नाभिक में 26 प्रोटॉन है और हमने 2 प्रोटॉन इसके तरीके से ऐड कर दिए, तो अब वो 28 प्रोटॉन या 28 परमाणु संख्या वाला तत्व बन चुका है। तो इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन के उपयोग से क्या कर सकते हैं, हम नए पदार्थ संश्लेषित कर सकते हैं। तीसरा, इसके उपयोग से विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती रहती हैं क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। किनसे निकलती है रेडियो एक्टिव विकिरण, वो भी देख लो। जैसे रेडियम है ना, यूरेनियम है, ये अपने आप टूटते रहते हैं। अगर मान लीजिए ये पेन यूरेनियम का होता तो इसका आकार हमेशा ऐसा नहीं होता, इसका आकार फिर अपने आप क्षय हो जाता और अपने आप इसका आकार बदल जाता, इसके परमाणु टूटते जाते अगर ये यूरेनियम का होता तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो स्वतः विघटित होते रहते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी शायद हम चैप्टर नंबर 13 या 12 में पढ़ेंगे, 13 में पढ़ेंगे।
तो इसके उपयोग से विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न किए जा सकते हैं। इन रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। मतलब कि जो रोग होते हैं, विभिन्न रोग, उनके उपचार में इस प्रकार जो रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन हमारा कंप्लीट। साइक्लोट्रॉन के बहुत से टॉपिक हैं, एग्जाम में सभी टॉपिक एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, इनका कोई टुकड़ा पूछा जाता है। किसी साल ये पूछ लिया, किसी साल साइक्लोट्रॉन के सीमा बंधन पूछ लिए, किसी साल उसकी गणितीय विवेचना पूछ ली। गणितीय विवेचना में सारी की सारी नहीं आती, उसमें कोई स्पष्ट जो पूछता है सिर्फ वही काम करना होता है। गणितीय विवेचना तो यहाँ काफ़ी सारी है, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं आएगी एग्जाम में। इसमें पूछेगा कि हमें ये काम करना है, बस वही सूत्र डराइव करना है आपको। कई बार कार्यप्रणाली पूछ लेता है, कई बार केवल चित्र ही पूछ लेता है, कई बार साइक्लोट्रॉन किसने बनाया यही पूछ लेता है। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी किताब का फिजिक्स का ये। इसे आप अच्छे से पढ़ें, समझें, याद करें। निश्चित रूप से इस टॉपिक से सवाल एग्जाम में आना है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल के बारे में कोई राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर दें, मैं ज़रूर उस पर फॉलो करूँगा। धन्यवाद।